स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आज हम लोग आप लोग के ही द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आइए सवाल आपके सामने। सबसे पहले सवाल समझिए। सवाल क्या है? रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल। रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। अब आगे है 144 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा 36 रुपया है। यदि भाड़ा पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि की जाए तो अब कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय की जाएगी? क्वेश्चन कहता है खर्च में अगर 25% की वृद्धि की गई तो अब कितना अधिक दूरी तय किया जाएगा, कितना प्रतिशत अधिक दूरी तय किया जाएगा। आइए, सवाल कुछ नहीं है, सवाल को हम लोग समझ चुके हैं, हल करते हैं और फिर प्रयास करेंगे कि पेन भी नहीं लगे, लेकिन मूल तरीका जानना चाहिए। क्योंकि मूल तरीका अगर आप जानते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होता है कि नया क्वेश्चन भी आएगा तो हम लोग बना लें। तो मूल जो तरीका है, मूल बात हमेशा जानना चाहिए। फिर क्वेश्चन को छोटा भी किया जाएगा उसी के सहारे, ना कि कुछ रट कर। आइए, क्वेश्चन कहता है रेलगाड़ी का भाड़ा। तो रेलगाड़ी का भाड़ा, ये भाड़ा x रुपया मान लीजिए आप। भाड़ा क्या है? x रुपया। और दूरी क्या है? ये तो दूरी है d रुपया, d किलोमीटर। अब क्वेश्चन आपका कहता है कि रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। क्या यही सेंटेंस कहता है? क्या आप गौर से देखिए, आपका वो सेंटेंस वही कहता है जो हम लिख रहे हैं। देखिए, इसको देखकर हम क्या पढ़ेंगे? ये दूरी का वर्गमूल समानुपाती है किसके? भाड़ा के। वही क्वेश्चन कह रहा है ना कि भाड़ा के समानुपाती है क्या? उसके द्वारा तय की गई दूरी का वर्गमूल। तो दूरी का वर्गमूल समानुपाती है भाड़ा के। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर k और d का वर्गमूल। ये बात आप जान रहे हैं। समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो मान आप रखते चले जाइए। x का मान क्या दिया है? x का मान दिया है 36 रुपया। यानी पहले आपका खर्च क्या है? 36 रुपया। तो खर्च लिख दिए 36 बराबर k और दूरी कितना है? 144। तो रूट अंडर 144। अब हम लोग k का मान निकाल लें। 36 बराबर k और इसका मान 12 से 3 बार में कटेगा। a का मान क्या? k का मान क्या? सॉरी 3। k का मान 3। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है अगर भाड़ा पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय कर पाएंगे? पैसा अधिक खर्च करेंगे तो दूरी अधिक तय कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है खर्च को हमने बढ़ाया कितना? 25। तो दूरी कितना बढ़ेगा? अब हम लोग इसको फिर से ऐसा लिखें। फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या? x बराबर k और रूट अंडर d। अब x का मान 36 नहीं, 36 का 125% होगा। इस 125% को समझने में कोई दिक्कत नहीं। 36 का 25% बढ़ाएंगे तो 125% हो जाएगा। या 36 का 25% 9 होता है, 9 सीधा जोड़ दीजिए 45 होगा और ये भी 45 ही होगा। बराबर क्या? k। और k का मान हम लोग निकाल चुके हैं, k का मान ही हम लोग रख लें। k का मान
निकाल चुके हम लोग। तो k का मान क्या लिखेंगे 3 और रूट अंडर क्या d। अब d का मान हम लोग निकाल लीजिए, आ गया d का मान। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये होगा कट के 15 बराबर रूट अंडर d, इसलिए d बराबर क्या होगा 225। यानी पहले क्या दूरी तय करते थे आप, पहले दूरी तय करते थे 144, अब कितना दूरी तय करते हैं 225। तो क्वेश्चन कहता है कितना प्रतिशत, क्वेश्चन ये नहीं मांगता है कि कितना दूरी तय करते हैं। अगर क्वेश्चन ये मांगता है कितना दूरी, तो यही आंसर होता। क्वेश्चन कह रहा है पहले से कितना प्रतिशत अधिक। तो पहले कितना 144, अब कितना 225, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, निकाल लीजिए वृद्धि कितना हुआ। तो आप वृद्धि निकालिए पहले, अभी कितना 225, पहले कितना 144, 144 घटा लीजिए, नहीं यहाँ होगा 81 बढ़ गया किसमें 144 में। तो प्रतिशत वृद्धि लिख दीजिए 81/144 गुना 100, ये हुआ प्रतिशत वृद्धि। और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 56.25%। ये आंसर है। आप इसको एक बार समझ लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसा आंसर लाने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन हल करने के लिए कहीं से पेन आप रख दीजिए और जवाब आप दीजिएगा तो भी आप दे पाएंगे। एक बिंदु भी लगाने का ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। आइए पहले लेकिन जो बात आपके सामने है वो समझिए, और समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बोला कि भारा और दूरी में एक संबंध है, ये है भारा और ये है दूरी। इसमें संबंध क्या है, तो दूरी का वर्गमूल समानुपाती है किसके, भारा के। यानी भारा समानुपाती है दूरी के वर्गमूल के। जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर रूट समानुपाती है किसके, जो आपका खर्च है, जितना पैसा आप लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन के बाद हम लोग ऐसा आगे लिख सकते हैं x बराबर k इंटू रूट अंडर डी। ये लिखना कोई नया बात नहीं है, ये बात आप बहुत बार लिखे हैं कि समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक स्थिरांक लेते हैं। अगर यहाँ दिक्कत है तो इस बात का भी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये बात आप कई एक बार किए हैं। अब क्या है, x का मान दिया हुआ, x का मान 36 और d का मान 144, ये पुट कर दिए, k का मान निकल गया। k का मान हम लोग 3 निकाल के रख लिए, और ये समीकरण तो हम हमेशा लिख पाएंगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर वो समीकरण लिख दिए, अब नया खर्च लिख देंगे। नया खर्च क्या, 36 का 125% यानी 45। अब खर्च 45, तो दूरी कितना, दूरी निकल गया नया। पहले दूरी कितना था 144, अब दूरी कितना हो गया 225। बढ़ कितना गया तो 81, या प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ 56। अब आइए, कहीं पेन मत लगाइएगा आप, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। और इस तरह का कुछ सवाल भी आपको लास्ट में दिया जाएगा, और जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप 1 सेकंड में आंसर कीजिएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। ये लाइन देखिए, यही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ देखिए क्या है कि आप इसको 25% बढ़ाइएगा तो ये इधर आकर इस 25 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर गुना वृद्धि होगा ना इसमें। देखिए आप इसको समझने के लिए आप यहाँ चले आइए, एक वर्ग का एग्जाम्पल लीजिए। वर्ग के भुजा को 25% बढ़ाते हैं तो एरिया कितना बढ़ता है। वर्ग के भुजा को 25% बढ़ाते हैं तो आपका परिमाप भी 25 ही बढ़ता है, आपका विकर्ण भी 25 ही बढ़ता है, लेकिन एरिया क्या बढ़ता है, एरिया ये बढ़ता है 25 + 25 + 25 का 25, ये बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर गुना चलेगा। अगर आप भुजा को 25% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 25 + 25 और +25 का 25 इतना प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, जबकि परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा। आप वर्ग के भुजा को 25% बढ़ाइए, परिमाप 25 ही बढ़ेगा।
करके देख लीजिए आप। वर्ग के भुजा को 25% बढ़ाइए, विकर्ण भी 25 ही बढ़ेगा, करके देख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल भी 25% बढ़ेगा क्या? नहीं, क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल स्क्वायर गुना बढ़ता है। अगर अब भुजा को 4 गुना कीजिएगा तो क्षेत्रफल 16 गुना होता है, भुजा को 3 गुना कीजिएगा तो क्षेत्रफल 9 गुना होता है। तो ये साथ साथ नहीं चलता है। तो वही उसी आधार पर हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी, तो 25, 25 और 25 का 25। तो आप जानते हैं इधर 25 आप बढ़ा रहे हैं और ये इधर आकर स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब भी ये स्क्वायर होगा तो आंसर सीधा ये हो जाएगा। यहां आप लोग का 25 बढ़ रहा है ना, आपका आंसर हो जाएगा 25 प्लस 25 और 25 का 25, बस। अब बोलिए इसके, ये तो आप लोग का रटा हुआ है 25 25 50, 25 25 का 25 6.25, तो 56.25 आ गया ना आंसर। अब इसमें अब कहिए क्या कि ये संयोग है, आ गया, हम डिजिट बदल देते हैं, आप चेक कर लीजिए उसका आंसर ये आएगा। अब हम बदल देते हैं, हम कहते हैं कि इसके खर्च को 30% बढ़ाया गया, तो ये कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 30 और क्या लिखिएगा 30 का 30, ये आंसर होगा आपका। 30 30 60 और 9 69% आपका आंसर होगा। और बाय प्रोसेस आप बनाकर चेक कर लीजिए। हालांकि इस तरह का सवाल हम आपको लास्ट में देने जा रहे हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका 5 केजी चाय और 8 केजी चीनी दोनों को मिलाकर 172 रुपया है कीमत, दाम। अब क्वेश्चन कहता है चाय का दाम 20% बढ़ गया और चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन कहता है उतना ही चाय और चीनी खरीदने में अब 199.20 रुपया देने पड़ते हैं, तो चाय का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या था? क्वेश्चन सीधा सीधा है, क्वेश्चन में कोई जान भी नहीं है। आइए 5x, 1 केजी चाय का दाम अगर x है तो 5 केजी का दाम 5x, और 8 केजी चीनी का दाम 8y, और पहले कुल दाम 172 रुपया था। इस बात को समझने में आपको कहीं से किंतु परंतु नहीं है, तब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि चाय का दाम 20% बढ़ गया, तो चाय का दाम 20%, 5 का 20% निकालिएगा तो कितना होगा 1। अब कितना हो जाएगा दाम 6x। अब इसका क्वेश्चन कहता है 10% बढ़ गया, तो अब इसका दाम कितना हो जाएगा 8.8y। दशमलव क्यों? क्योंकि इसका 10% कितना होगा, जो भी आपका खर्च था उसका 10% बढ़ जाएगा ना, अब हो जाएगा 8.8, और अब कुल खर्च कितना 199.20। अब इस क्वेश्चन के लिए आप इस समीकरण के लिए आप हल कर लीजिए, x y का मान जो भी पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा वक्त बचाना है, तो आप आइए एक बार फिर से देखा जाए, और x का मान जो आएगा हम लिख देते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा आपको, इसी वक्त को हम बचाने जा रहे हैं, थोड़ा सा कम समय लगे इसका प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। 199.20 ये बाद का बढ़ा हुआ खर्च है, पहले खर्च क्या था तो 172। तो आप देखते क्या है कितने रुपए का अंतर हो रहा है, तो 27 रुपया 20 पैसा का। दिक्कत क्या हुआ, तो एक 10% बढ़ा है और एक 20% बढ़ा है। हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों का दाम 10% बढ़ा होता तो क्या होता, नहीं, एक 20 है एक 10 है, अगर दोनों का 10% बढ़ा होता तो क्या बढ़ा हुआ होता, तो 17 रुपया 20 पैसा बढ़ा हुआ होता। अभी देखिए 172 हमारा पहले का खर्च, 199.20 बाद का खर्च, बढ़ कितना गया तो 27 रुपया 20 पैसा। ये तो क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग सोच रहे हैं यदि ये 20 और ये 10 नहीं बढ़ के दोनों 10 और 10 बढ़ता तो क्या होता, तो दोनों 10% बढ़ता तो 172 का 10% यानी 17 रुपया 20 पैसा और ज़्यादा होता। तो कितना अंतर हो रहा है ये आप देखिए, तो इसका अंतर हो रहा है 10 रुपया।
यानी 10 रुपया जो बच रहा है किसके वजह से, इसको 20 नहीं बढ़ने के बजाय 10% बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या मान लिए हैं, ये भी 10 बढ़ता वो भी 10 बढ़ता, तो ये 20 हम लोग मान रहे हैं 10 और एक्चुअल में बढ़ा है 20, यानी 10% एक्स्ट्रा। तो 10% अधिक बढ़ने के कारण कितना बढ़ता है 10, तो 100% का मान क्या, इसका दाम आएगा 100 रुपया। और 100 रुपया में आप कितना किलो, 5 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना 20। यहाँ आप थोड़ा वक्त बचाएंगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। या एक बार आप इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास विकल्प बढ़ता जाता है तो और अच्छी बात है, अगर एक तरीके से हम लोग नहीं कर पाए तो दूसरा विकल्प हमारे पास है, तीसरा विकल्प हमारे पास है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 199.20 ये बाद का खर्च है ना, बढ़ा हुआ, हाँ है। पहले का खर्च कितना है 172.00, यानी बढ़ कितना रहा है तो 27 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ क्या है, कुछ 20% बढ़ा, कुछ 10% बढ़ा। अब हम मान लेते हैं दोनों 10% बढ़ता तो क्या होता, दोनों 10% बढ़ता तो 172 का 10%, ये निकालना बहुत आसान, 17 रुपया 20 पैसा। तो 17 रुपया 20 पैसा ही बढ़ता, तो 10 रुपया ये बच रहा ना, किसके कारण, इसको 10 मान लिए इसके कारण। तो 10% का मान कितना 10% का मान 10, तो 100% का मान क्या, यानी 100। यानी यहाँ खर्च कितना हुआ है, चाय के दाम में कुल खर्च कितना हुआ 100, और कितना चाय लिए 5 केजी, तो 1 केजी चाय का दाम नहीं निकाल पाएंगे 20 रुपये। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल आपका, सवाल कहता है एक कारखाने में वर्ष के आरंभ में सभी कर्मियों का वेतन समान है। शुरू में है सबका वेतन एक जैसा है, समान है। वर्ष के दौरान 1/3 स्टाफ का वेतन 3% बढ़ जाता है तथा 1/5 स्टाफ का वेतन 4% कम हो जाता है। शेष लोगों का वेतन वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको दिखाना है। आइए हम लोग मानते हैं कि उस कारखाने में 15 कर्मचारी है। तो आप लोग फिर सवाल उठाइएगा, ये 15 क्यों, 100 क्यों नहीं। तो 15, और हम किसी क्लास में इस बात का चर्चा किए भी हैं, 100 मानने के लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। 100 इसलिए मानते हैं कि 100 मानने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है, और उससे अधिक आसान अगर 99 मानने से हो तो 99 मानेंगे। 100 मानना परंपरा नहीं है, 100 को हम अपने सुविधा के लिए मानते हैं। तो 15 मानने से यहाँ हमारा सुविधा अधिक हो रहा, क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/3 और बाद में दिया हुआ है 1/5। 1/3 और 1/5 को देखते हुए हम लोग 15 माने, 150 भी मानिए, 1500 भी मानिए, ताकि 1/3 और 1/5 दोनों से कट जाए। और हर व्यक्ति का वेतन क्या था 100, तो कारखाने का कुल वेतन क्या था, कारखाना के द्वारा कितना वेतन दिया जा रहा है, तो 1500। अब क्वेश्चन कहता है 1/3, तो 15 का 1/3 क्या होता है 5 स्टाफ का वेतन 3% बढ़ गया, मतलब उसका वेतन कितना हो गया 103। इस बात में कुछ दिक्कत क्या, 15 कर्मचारी है ना, उसका 1/3 भाग, तो 15 का 1/3 क्या 5, उसका वेतन 3% बढ़ गया, तो अब 103 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ कुल देखिए तो कितना आता है 515, और फिर कहता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 3, और इसका वेतन 4% घट जाता है, यानी इसका वेतन कितना 96, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 288, और रेस्ट लोगों का वेतन पहले जैसा रहता है। रेस्ट लोग कितने 7, 5, 3, 8, 8 और 7 15, 15 का हिसाब किताब हो गया। आइए आगे चलते हैं, और ये कितना 700। अब जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो पता चलेगा ये 1503 होता है। यानी पहले कुल खर्च कितना होता था कारखाने के द्वारा 1500, कुल वेतन इतना दिया जाता है, अब कितना दिया जाता है 1503, बढ़ गया ना कितना 3, तो लिख दीजिए 3 कितना में 1500 में गुना 100, यही प्रतिशत वृद्धि हो गया 0.2%। ये आपका आंसर है। कुछ
कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला हर बात को हम लोग समझने का प्रयास किए, लेकिन यहाँ भी कुछ समय हम लोग बचा सकते हैं। आइए कैसे हम लोग क्या किए कि टोटल वेतन बाद में निकाले कि टोटल वेतन कितना होगा, इसका ज़रूरत नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था? देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाते कि 15 व्यक्ति है और सबका वेतन तो कुल मिलाकर 1500 है। अब 5 व्यक्ति का वेतन 3 रुपया बढ़ गया तो 15 रुपया बढ़ गया ना। 1/3 का मतलब क्या? 5, और पाँचों का वेतन 3% बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? अगर 100 रुपया है तो कितना बढ़ जाएगा? 15। अब बाद में घट गया कितना? 1/5 यानी 3 का 4% गिर गया तो कितना गिर जाएगा? 12। तो बढ़ा कितना? ये बढ़ा है और ये घटा है तो कुल मिलाकर 3 बढ़ा ना। तो 3 बढ़ गया कितना में? 1500 में गुना 100। देख लीजिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो गया। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल चुनाव संबंधी। हालांकि चुनाव संबंधी प्रश्न हम लोग एक वीडियो में दिए हैं, लेकिन फिर भी उससे कुछ अलग सवाल टेलीग्राम के माध्यम से पूछा गया है। आइए सवाल देखिए और इसका हल देखते हैं हम लोग। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? आइए देखिए। कुल मतदाताओं की संख्या x। इस चुनाव में कितने मतदाता हैं? x। क्वेश्चन कहता है 75% मतदाताओं ने मत डाले, तो कितने मत का प्रयोग हुआ? तो आप कहिएगा इतने मत का प्रयोग हुआ। टोटल मत था कितना? x। कितना डाला गया? तो उसका 75%। इतना मत बक्से में आया, लेकिन जितना मत बक्से में आया वो सारा वैध नहीं है, सारा वैलिड नहीं है। इसमें से कुछ अवैध है। कितना अवैध है वो दिया हुआ है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब उस 2% मत को निकाल कर फेंक देना है, तो बचेगा कितना? 98%। कहने का मतलब है 2% मत अवैध है। अवैध मत जो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा उसको निकाल के फेंक देना है, तो बचेगा कितना? इतना। हाँ, और ये जो टोटल वोट है, ये जो मत है, इसी में दोनों का होगा, कुछ हारने वाले का, कुछ जीतने वाले का। अब क्वेश्चन कहता है जीतने वाले ने कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया? 75% दिया हुआ है। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% के बराबर है। मतलब जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया? तो वैध मतों का 75%। तो वैध मत ये था और इसका 75% हम लोग प्राप्त करेंगे, तो कितना प्राप्त करेंगे? इसका 75। और हमने कितना प्राप्त किया वो भी दिया हुआ, क्या? 9261। इसी को हल कर लीजिए आपका आंसर। आइए सबको उधर भेज दीजिए, या कैलकुलेशन जैसे करना है आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका आंसर है 16800। समझने में कुछ दिक्कत नहीं है। टोटल क्वेश्चन बारी बारी से एकदम क्रम से है, क्वेश्चन में कहीं उलझाया नहीं गया, सीधा सीधा बात बोला है। कुल मत क्या था? आप कहिएगा x। बक्से में आया कितना वोट? तो आप कहिएगा इतना। और जितना वोट आया सब वैध था क्या? नहीं, उसमें से 2% अवैध था, 2% निकाल के फेंक देंगे तो वैध मत कितना? इतना। और जो वैध मत था उसका 75% जीतने वाला लाया, तो इसका 75% जीतने वाला लाया। और वो लाया कितना? वो दिया हुआ है 9261। हार जीत 9261 से नहीं हो रहा है, 9261 वो लाया। और वो लाया कितना? एक तरफ वो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, दूसरी तरफ भी जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया। यहाँ हार जीत नहीं है, यहाँ है जीतने वाले को कितना मिला और जीतने वाले को कितना मिला, x का मान। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल भी चुनाव से ही संबंधित है और ये भी सवाल आप लोग के द्वारा पूछा गया है। आइए
अगला सवाल फिर चुनाव से संबंधित सवाल अच्छा है, लेकिन इससे मिलता जुलता सवाल हम लोग कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 25% वोट अवैध हुए। मतलब क्वेश्चन कहता है जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से 10,000 लोग नहीं आए वोट डालने, ठीक है, और जो लोग आए उसका 25% वोट अवैध हो गया, 25% वोट हटा देना है। फिर क्वेश्चन कहता है एक उम्मीदवार ने 2250 वोट से, एक उम्मीदवार 2250 वोट से जीत गया, एक उम्मीदवार 2250 वोट से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार ने कुल मतों का 18% प्राप्त किया, यानी हारने वाले ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया, 18%। तो क्वेश्चन कहता है कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। आइए कुल मतदाता बराबर x, ये हम लोग मान लिए। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, x है। और सबसे शुरू में कह दिया है कि 10,000 लोग वोट डालने नहीं आए, तो कितने लोग वोट डालने आए आप कह सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे डाले गए मत, डाले गए मत कितना, तो आप कहिएगा x माइनस 10,000। यहाँ तक हम लोग आ गए, चलते हैं आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन कहता है 25% वोट ये अवैध है, तो वैध वोटों की संख्या क्या होगी, वैध मत की संख्या क्या होगी, तो आप कहिएगा x माइनस 10,000 का 75%। इस बात में किंतु परंतु क्या, ये जो मत है ये मत डाला गया है, लेकिन डाले गए सभी मत वैध नहीं है। 25% अवैध घोषित कर दिए गए, उसको निकाल के फेंक देना। अवैध मत का मतलब उसका गिनती नहीं होगा, वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। तो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा तो उसको हटा देते हैं, जो बचेगा वो किसी के पक्ष में जाएगा। तो 25% हटा देंगे तो कितना बचेगा, 75%, ये किसी के पक्ष में जाएगा। अब कहता है ये जो वैध मत है अब आगे चल कर दिया है बाद में, दूसरे उम्मीदवार ने कुल वोटों का 18% प्राप्त किया। उससे पहले क्या दिया है, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार ने कुल वोटों का 18% प्राप्त किया। हारने वाले को कितना मिला है पता है नहीं, हारने वाले को कितना मिला है ये हम लोग जानते हैं। हारने वाले को कुल का 18%, यही ना। देखिए ये मत है जिसमें कुछ हमारा होगा कुछ आपका होगा, कुछ ये मत है जिसमें हम दोनों फाइट कर रहे हैं। उसमें से हारने वाले यानी हमको इतना वोट मिल जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको कहिएगा इतना माइनस इतना। इसी में दोनों व्यक्ति को मिलना है ना, कुछ इसका कुछ उसका। तो इसमें से हारने वाले को कितना मिल गया, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है हारने वाले को, दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला, 18%। कुल वोटों का, दूसरे उम्मीदवार को कुल, यहाँ वर्ड देखिए यहाँ कुल लिखा हुआ है, कुल वोटों का, तो कुल मत कितना था x का 18% ये ले आएगा। इस वोट में से हारने वाले को अगर इतना मिल जाए तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, आप साफ साफ कह सकते हैं जीतने वाले को इतना मिलेगा। जीतने वाले को मिलेगा, टोटल क्या था 75x बटे 100 माइनस क्या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 7500 में ये घटा दीजिए क्या 18x बटे 100। ये वोट किसको मिलेगा, तो ये वोट मिलेगा जीतने वाले को। और जीतने वाले और हारने वाले का अंतर कितना होगा 2250। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोट से जीत गया 2250, लिख दीजिए अंतर 2250। जीतने वाले को कितना 75x बटे 100 माइनस 7500
और माइनस क्या 18x। ये किसका मत? ये जीतने वाले का। हारने वाले का मत कितना? 18x। अब ये जीत गया ना, कितने मत से? 2250। इसमें 2250 जोड़ दीजिए और अब दोनों बराबर हो गया। ये हार रहा था ना 2250 से, इसको 2250 दे दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। अब x का मान निकाल दीजिए, ये आपका आंसर। आइए इसका हल कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटा लें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75x/100 माइनस क्या 18x/100, और ये भी इधर आएगा तो माइनस 18x/100। अब ये 7500 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2250 और क्या 7500। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 175 में 18 और 18 जाएगा, कितना बचेगा? 39x, और यहाँ क्या होगा? 0579 9750। और अब काट लेते हैं 39 से 250 बार में x का मान क्या? देखिए यहाँ आपको वक्त लगेगा ही। देखिए यहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग नज़रअंदाज कर गए जो आपको एग्ज़ाम में शायद करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको याद नहीं है। तो जब भी आप समीकरण इस ढंग का उठाइएगा तो थोड़ा सा महंगा होगा ही, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर कुछ और अच्छे से सोच के आगे आते हैं ना तो क्वेश्चन छोटा हो सकता है। हालांकि इस टाइप का सवाल हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, उसको अगर आप देखते हैं तो शायद ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। लेकिन आइए एक बार फिर से देख लिया जाए इस सवाल को। आइए इस सवाल को आप एक बार और देखिए। आप मान लीजिए कुल वोट 100% है और 100% वोट डाला गया, मतलब ये 10,000 भी डाला गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 10,000 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, लेकिन हम लोग मान लिए कि ये 10,000 मतदाता वोट डाला। अब ये 10,000 जब वोट आएगा तो इसका 25% भी अवैध हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 25% वोट अवैध हो जाएगा। तो इसका 7500 वोट कहाँ जाएगा? तो इसका 7500 वोट हम जीतने वाले को दे देते हैं। अब कहिए क्या फ़ायदा है? जीतने वाले को ये मत दे देने से क्या लाभ होगा? जीतने वाला कोई हमारा संबंधी है क्या? नहीं। जीतने वाले को क्यों दे रहे हैं? आइए देखिए, हारने वाले का प्रतिशत फिक्स है, जीतने वाले को देंगे तो जीतने का भी प्रतिशत फिक्स हो जाएगा। अगर हारने वाले को एक भी मत देंगे तो उसका भी प्रतिशत भाग जाएगा। तो दोनों का प्रतिशत फिक्स हमारे पास हो, ताकि हार जीत का प्रतिशत भी फिक्स हो जाए, इसलिए हम लोग जीतने वाले को दे रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जहां हम लोग हारने वाले को दिए थे। हारने वाले को क्यों दिए थे? क्योंकि वहाँ जीतने वाले का फिक्स था। आइए यहाँ क्या है, 100% वोट है और 75% ये बक्से में आया। और क्वेश्चन कहता है एक उम्मीदवार जो हार रहा है वो कुल मत का 18% लाया, मतलब ये जो हम लोग मान रहे हैं उसके पहले भी वो 18% ला रहा था, और इसको मान लिए कि नहीं ये अब वैलिड है तो भी ये 18% ला रहा है। मतलब इसके मत में कोई परिवर्तन नहीं लाए, मतलब सारा मत कहाँ जा रहा है? दूसरे को, यानी जीतने वाले को। तो 75 मत बक्से में है, एक के पास 18 जाएगा तो दूसरे के पास क्या आएगा? क्योंकि मत तो और कहीं गया नहीं है, या तो इसके पास या तो इसके पास, क्योंकि सारा मत हम लोग वोटिंग करा दिए हैं। ये हम लोग के बस का बात है। तो 18% और 75%, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो दूसरे को मिल जाएगा। दूसरे को कितना मिलेगा? 57%। तो जीतने वाले को 57%, हारने वाले को 18%। डिफरेंस कितने का? तो आप देख लीजिए, हार जीत का अंतर हो रहा कितना? 39% का। अब बात आपको ध्यान देना है,
कि 39% से जीत हार हो रहा है। क्या 39% बराबर 2250 के हम लोग लिख पाएंगे क्या? नहीं। ये पहले लिख सकते थे अंतर 2250 का है, अब अंतर बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 2250 से जीत ही रहा था, इसको 7500 वोट और आप दे रहे हैं। कैसे? आइए देखिए, ये जो 10,000 वोट आप मान लिए हैं कि वैलिड है, इसका 25% ही ना अवैध होगा, इसका 75% तो वैध होगा ना। इसका 75% कितना निकलता है? देखिए 7500। तो ये 7500 वोट जो और बक्से में आया है वो किसके पास गया है? निस्संदेह वो जीतने वाले के पास गया है। क्यों? क्योंकि इसका तो फिक्स है, पहले भी 18 लिख रहे थे, अभी भी 18 लिख रहे हैं। तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो जो सारा वोट किसको जा रहा है? दूसरे को। तो दूसरा यानी जीतने वाला। तो जो 2250 से जीत रहा था, अब वो 2250 और 7500 से जीतेगा। तो अब कितने मत से जीतेगा? तो आप लिख सकते हैं 39% बराबर 2250 और 7500 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 9750। तो 39% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? ये रहा आपका टोटल वोट, ये आंसर। आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25,000। आइए अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन कहता है पंकज को भूगोल में प्राप्त अंक उसे विज्ञान तथा इतिहास में मिले अंकों का 40% है। ठीक है, यदि उसे विज्ञान में इतिहास से 20 अंक अधिक मिले हो तो भूगोल में कितने अंक प्राप्त हुए? भूगोल में कितने अंक मिले, यही हमको बताना। आइए, क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी, भूगोल यानी ज्योग्राफी में प्राप्त अंक विज्ञान, साइंस और इतिहास यानी हिस्ट्री में मिले अंकों का 40% है। क्वेश्चन कहता है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि आदेश तो क्वेश्चन का ही होता है, हम लोग तो आदेश को फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी में प्राप्त अंक किसके बराबर है? तो साइंस और इतिहास, हिस्ट्री के अंकों के 40% के बराबर। साइंस नहीं, हिस्ट्री नहीं, साइंस और हिस्ट्री। क्वेश्चन कहता है उसे भूगोल में प्राप्त अंक विज्ञान तथा इतिहास में मिले अंकों का 40% है। विज्ञान और इतिहास हुआ ना, इसके 40% के बराबर है कौन? ज्योग्राफी। समीकरण 1 हुआ। फिर आगे क्या क्वेश्चन कहता है? उसे विज्ञान में इतिहास से 20 अंक अधिक मिले हों। उसे विज्ञान में इतिहास से 20 अंक मिले हैं अधिक। इस विज्ञान में 20 अंक अधिक है ना, तो इतिहास में 20 जोड़ दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा क्या? हाँ, समीकरण ऐसे ही बनता है। तो अब आपके पास दूसरा समीकरण, क्या इस समीकरण का मान आप समीकरण 1 में रख के मान निकाल पाइएगा ज्योग्राफी का? नहीं। क्यों नहीं? और क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन में जो भी मैटर था आप सामने ले आए हैं समीकरण के रूप में। देखिए क्वेश्चन कहता है पंकज को भूगोल में प्राप्त अंक उसे विज्ञान तथा इतिहास में मिले अंकों का 40% है। यहाँ तक एक समीकरण हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है यदि उसने विज्ञान में इतिहास से 20 अंक अधिक मिले हो, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब तो क्वेश्चन कहता है भूगोल में कितने अंक मिले। मतलब क्वेश्चन में जो भी बात था वो समीकरण के रूप में आप ले आए। अब क्वेश्चन में कुछ छूटा नहीं है, सब बात ले आए। लेकिन क्या ये पर्याप्त है ज्योग्राफी का मान निकालने के लिए? आप अधिक से अधिक इस साइंस का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, रख लीजिए। तो आप लिखिएगा ज्योग्राफी बराबर क्या? साइंस का मान क्या? इतिहास प्लस 20 और प्लस क्या? इतिहास का क्या? 40%। तो क्या आप ज्योग्राफी का मान निकालने में सक्षम है? नहीं, मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल 3 था, 1, 2 और 3, और समीकरण 2 ही है। कुछ और मान अगर दे दे, अगर इसी में हम ज्योग्राफी का मान निकाल लें, ऐसा क्वेश्चन में क्या हो तो कुछ जोड़ दीजिए, मान निकल जाएगा। जैसे हम कह देंगे ज्योग्राफी में इतिहास से 30 अंक अधिक मिला है, या ज्योग्राफी और इतिहास का अंतर इतना है, ज्योग्राफी इतिहास का इतना गुना है, इतिहास ज्योग्राफी का इतना भाग है, इतिहास ज्योग्राफी में एक संबंध दे दे, निकल जाएगा। लेकिन अभी जो मान हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है। किसके लिए? आंसर के लिए। तो इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। हालांकि ये जो सवाल पूछा गया ये आप ही लोग के द्वारा पूछा गया था, जो सवाल हल हुआ है। और आगे भी हम जिस चैप्टर में आएंगे
उस चैप्टर का पहले हम अपने तरफ से कंसेप्ट देंगे और बाद में आप लोग को सवाल पूछने का अवसर ज़रूर देंगे। और जब तक आप सवाल उसमें पूछते रहेंगे हम उसी सवाल का सॉल्यूशन देते रहेंगे और आपका सवाल आना बंद होगा, तब हम अगले चैप्टर में आएंगे। लेकिन ये मौका आपको हर चैप्टर में मिलेगा। आज हम लोग कुछ सवाल को सीखे, उसी सवाल से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने है जिसको आपको बनाना है और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। सवाल आपके सामने। और हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।